everyone, I am Sudhanshu sir, back with another session for class 11th. Now, today we are going to see some more but different journal entries and the transactions are provided behind me. तो आज जो हम अपनी ट्रांजेक्शन देखने वाले हैं जिसकी जर्नल एंट्री हम करेंगे उसके लिए हमें अलग अलग हमने क्राइटेरिया सेट किए हैं और ये जर्नल एंट्रीज बहुत जरूरी है आपके लिए जानना क्योंकि नॉट ओनली फ्रॉम योर एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू पर आपके पास जब जर्नल को लेकर अगर हम आगे अपना टास्क परफॉर्म करते हैं, हायर एजुकेशन तक जाते हैं, 12 के बाद भी अगर हम करते हैं तो जाहिर सी बात है इनमें से बहुत सारी एंट्रीज हमें हेल्प करती हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम अपने। अब देखिए हमें अपना फॉर्मेट तो क्लियर है ही, जर्नल का कैसे बनाते हैं, जर्नल एंट्रीज हमें बनानी आ चुकी हैं। तो आज हम वो एंट्री देखने वाले हैं जो हमारे पास हमारे लिए थोड़े इश्यूज क्रिएट करती हैं, वो एंट्रीज जिनको अगर हम सॉल्व करना चाहें तब भी हमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और प्रॉब्लम कैसे आती है, रूल्स आप फॉलो करते भी हैं पर आपको कई बार ये लगता है कि इसके अंदर अकाउंट्स क्या होने चाहिए, क्या ओपन होने चाहिए, कई बार अकाउंट हिडन होते हैं। तो ये सारी बातों को हम अपने इस टास्क में डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो आज जर्नल एंट्री का हमारा लास्ट सेशन होगा जिसके अंदर हमने अपनी वो सारी ट्रांजेक्शन लेने का पूरा प्रयास किया है जो आपको थोड़ा सा टिपिकल लगती है या चैलेंजिंग लगती है या जिनको आपको एंट्रीज बनाने में प्रॉब्लम आती है। तो चलिए we are starting with the very first entry, that is goods distributed as charity. Charity हमारा क्या है, एक एक्सपेंस है। गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं तो जाहिर सी बात है अगर मैं गुड्स की बात करता हूं तो गुड्स आर बेसिकली द सिंबल ऑफ परचेजेस। मैं स्टॉक कह नहीं सकता क्योंकि स्टॉक हमेशा दो तारीखों को मेजर किया जाता है, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। ओपनिंग की बात करें तो हम कहते हैं आपके पास ऑन 1 अप्रैल, क्लोजिंग की बात करें तो ऑन 31 मार्च। बट यहां अगर हमने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करे हैं तो जाहिर सी बात अगर गुड्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते तो वो बिकते, सेल किए जाते हैं तो हम सेल्स में डालते हैं। बट सिंस यहां आपके जो गुड्स थे वो डिस्ट्रीब्यूट करे गए हैं तो हम इन डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स को हम क्या बोलेंगे, परचेजेस, जो कि कम होंगी और खर्चे का नाम क्या होगा, चैरिटी। तो हमारी जो फर्स्ट जर्नल एंट्री बनने वाली है नंबर 1, दैट विल बी चैरिटी अकाउंट डेबिट to purchases account and the amount will be 20,000 as debit and 20,000 as credit। नरेशन हम डाल ही सकते हैं इसके अंदर, क्या, गुड्स डोनेटेड एज चैरिटी। आप डोनेटेड लिखो, डिस्ट्रीब्यूटर लिखो, एक ही बात है। जब आप चैरिटी में दे रहे हो तो इसका मतलब डोनेट ही कर रहे हो आप, राइट। नाउ अगर फर्स्ट एंट्री हमारे दो अकाउंट आ गए, जाहिर सी बात है दोनों के दोनों नॉमिनल थे, एक नॉमिनल अकाउंट कम हो गया, दूसरा नॉमिनल अकाउंट बढ़ गया, तो हमने अपनी एंट्री को सीधे सीधे परफॉर्म कर दिया, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। सेकेंड भी गुड्स की है, इसमें लिखा है गुड्स स्टोलन अलोंग विद कैश 30,000 अमाउंटेड टू ₹50,000। या लैंग्वेज को पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या लिखा था, गुड्स आपके कैश के साथ चोरी हुए हैं। यहां हमने क्या करा है, कॉमा डाला, अलोंग विद कैश 30,000, यानी कैश तो 30,000 का है, फिर हमने कॉमा डाला और लिखा अमाउंटेड टू ₹50,000। इस कॉमे को थोड़ा और क्लियर कर देता हूं मैं आपके लिए। तो अमाउंटेड टू ₹50,000, तो इसका मतलब जो गुड्स हमारे स्टोल हुए हैं, चोरी हुए हैं, वो है 50,000 के। अलोंग विद कैश भी हमारा क्या, तो कैश कितने का था, 30,000 का। तो यहां जो हमारा लॉस हुआ वो लॉस हमारा चोरी से हुआ, इस लॉस का नाम देंगे हम लॉस बाय थेफ्ट। तो सिंस नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, हमारी एंट्री बनेगी लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू, जितना कैश चोरी हुआ उतना कैश से क्रेडिट कर दो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और जितने गुड्स गए उसके लिए अगेन परचेजेस को क्रेडिट करना होगा। मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूं कि जब भी गुड्स आपके चोरी होंगे, डोनेट होंगे, फ्री सैंपल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो आप हमेशा अपने परचेजेस को क्रेडिट करेंगे। तो यहां हमारे पास जो रेस्पेक्टिव अमाउंट था 30,000 से तो हम क्रेडिट करेंगे अपने कैश को और 50,000 से हम क्रेडिट करेंगे अपने गुड्स को जो चोरी हो गए। तो टोटल अमाउंट ऑफ लॉस कितना हो गया हमें, दैट इज 80,000 रुपीज, यानी 30,000 और 50,000 का नुकसान हो गया। तो हम यहां पे लिखेंगे कैश एंड गुड्स स्टोलन। छोटी सी आपको नरेशन दे दी, ज्यादा बड़ी नरेशन पे जाना ही नहीं है। अगर बड़ी नरेशन पे जाते हो तो हमारा टाइम कंज्यूम होगा। और मैंने पहले भी कहा है
नरेशन आप चाहे कितने भी बड़ी लिख लो, आपको नरेशन लिखने के मार्क्स नहीं मिलते, और अगर आप नरेशन नहीं लिखोगे तो जरूर मार्क्स कट सकते हैं। इट्स अ फॉर्मेलिटी बट इट हैज टू बी मेड इन योर एग्जाम एज वेल एज नोटबुक्स। Now let's come to the third one. Again, goods distributed as free sample. अब तो आपको पता लगेगा वो करना क्या है। एक अकाउंट बना हमारा फ्री सैंपल के नाम से, तो हमने एंट्री कर दी फ्री सैंपल्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस हमारे गए हैं फ्री सैंपल के रूप में, गुड्स के रूप में, तो परचेजेस हमने क्रेडिट कर दिया। और सिंस अमाउंट नहीं है तो लेट मी राइट द अमाउंट ऑल्सो, चलो 6000 लिख देते हैं इनका अमाउंट। तो यहां पे हम यहाँ 6000 So now what we can write, goods distributed as free samples, and your third transaction is also done। ठीक है, तो ये तीन ट्रांजेक्शन हमारी गुड्स के रेफरेंस से थी। मैंने तीनों की तीनों आपके सामने एंट्री बनाई है, टेकिंग एंड कीपिंग इन कंसिडरेशन ऑफ द अकाउंट्स टू बी यूज्ड। ओके, नाउ वी हैव फोर्थ वन, डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी। अब देखो हमें डेप्रीसिएशन लगाना है मशीनरी पे, 2,50,000 की मशीन है और डेप्रीसिएशन लगाना है 20% के रेट से। अब मैंने जब अपने कॉन्सेप्ट्स की क्लास आपके साथ ली थी तो उसमें डेप्रीसिएशन का भी मैंने जिक्र किया था, और मैंने तब भी कहा था डेप्रीसिएशन इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड टैंजिबल एसेट। मशीनरी हमारी फिक्स्ड टैंजिबल एसेट है जिसके ऊपर हमें कुछ वैल्यू रिड्यूस करनी होती है ड्यू टू यूजेज ऑफ टाइम, ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, राइट। जब आप एसेट को यूज करोगे, जब आपका टाइम पास होगा, तो जाहिर सी बात है वैल्यू ऑफ एसेट कम्स डाउन, और उस डाउन प्रोसेस का, रिडक्शन प्रोसेस का नाम है डेप्रीसिएशन, राइट। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है आपके अकाउंटिंग के अंदर इसका। इवन जब एडवांस अकाउंटिंग में आते हैं, कैपिटल बजटिंग में आते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं, तो इसका रोल और बड़ा हो जाता है, जो आप अपनी प्रोफेशनल स्टडीज और हायर स्टडीज में पढ़ते हैं। तो सिंस हमारी एंट्री बनेगी तो यहां हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस इन डेप्रीसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। इसकी हम बात करेंगे इसके पूरे चैप्टर में आगे, और मशीनरी को क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसका मतलब मशीनरी की वैल्यू उतने अमाउंट से बिजनेस से जाने वाली है। तो 2,50,000 का 20% होता है 50,000। तो यहां पे हमारे पास नरेशन आ जाएगी, डेप्रीसिएशन चार्ज टू मशीनरी। सीधे सीधे हमने मशीनरी पे डेप्रीसिएशन चार्ज किया और आपकी एंट्री को परफॉर्म किया। ठीक है, तो यहां हमारे 4 पॉइंट्स की, 4 ट्रांजेक्शन की सक्सेसफुली जर्नल एंट्रीज हो चुकी हैं। ठीक है, नाउ फिफ्थ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखा जाए तो बिजनेस के लिए तो नुकसान है, पर ओनर के लिए फायदा है, क्योंकि ओनर और बिजनेस दोनों सेपरेट एंटिटी होते हैं। तो बिजनेस अगर इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा ओनर को, तो बिजनेस के लिए तो नुकसान ही है ना, क्योंकि अपने प्रॉफिट में से देगा। ठीक है, सिंस ओनर को फायदा होगा क्योंकि उसकी कैपिटल बढ़ेगी, पर यहां कैश का कोई लेन देन नहीं है। अगर हम थोड़ा सा फोकस करें ना स्टूडेंट्स, तो मैंने 1 2 3 4 5 एंट्री तक आते आते एक बार भी कैश का जिक्र नहीं किया, फिर भी हमारी एंट्रीज हो रही हैं। एक बात तो समझ में आती है कि आपके पास सारी ट्रांजैक्शंस कैश बेस्ड नहीं होती हैं। इसका मतलब हमारी जो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है, हमारी जो अकाउंटिंग है, वो कैश बेस्ड अकाउंटिंग नहीं है, वो एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग है। एक्रूअल बेस्ड का मतलब होता है जिसमें कैश प्लस नॉन कैश आइटम्स, ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स सब आ जाते हैं। तो आई होप यहां अगर मैं अपनी बात कह रहा हूं, तो मैंने आपसे बोला कि जितनी भी 5 ट्रांजैक्शन हमने ली है अभी तक, इनमें से किसी में भी कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इसका मतलब जब मैं बात कर रहा हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या हो गया, एक नुकसान। तो यहां मैं आ जाता हूं अपने नेक्स्ट कॉलम में, 5th पॉइंट पे हमारी एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। गोविंद की कैपिटल थी 2 लाख की कैपिटल थे, इंटरेस्ट 8% था, सीधा सीधा 16,000 आप लगा के दे दोगे, और यहां लिख देंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड ऑन गोविंद कैपिटल।
ठीक है, ये हमारे 5th नंबर की जर्नल एंट्री हो गई। अगर 5th नंबर की हो गई तो अब 6th नंबर की इसकी रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगी, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम ओनर से लेते हैं, तो बिजनेस के लिए फायदा है। बिजनेस के लिए फायदा है तो क्रेडिट ऑन इनकम की बात चलेगी, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो डेबिट क्या आता है, डेबिट ऑन एक्सपेंसेस के रूप में। तो यहां अगर हम बात करते हैं तो हम या तो कैपिटल को डेबिट कर दो या फिर आप ड्राइंग्स को डेबिट कर दो। दोनों में से जो भी आप लिखोगे, दोनों सूरतों में आपका आंसर सही होगा, गलत नहीं होगा। कैपिटल और ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और अमाउंट यहां पे स्पेसिफाई है 3000 तो डेबिट भी 3000 से, क्रेडिट भी 3000 से। लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज, ओनर से चार्ज किया गया है तो जाहिर सी बात है ओनर से लेना ही पड़ेगा आपको, और अगर ओनर से आप लोगे तो ओनर को तो हमें डेबिट करना पड़ेगा और हमें बिजनेस के रूप पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिट करना होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो मैंने या तो कैपिटल डेबिट करी या फिर ड्राइंग्स डेबिट करी, दोनों ही सूरतों में आपका आंसर गलत नहीं होगा, सही होगा। ओके, नाउ रेस्ट आती है 7th ट्रांजैक्शन कहती है, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट्स, क्या गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आपके आग से जल के आपके गुड्स नुकसान हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, खत्म हो गए, 3 लाख उनका अमाउंट था। इंश्योरेंस क्लेम वाज एक्सेप्टेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी ₹2,10,000। इंश्योरेंस कंपनी आई, इंस्पेक्शन किया, पता चला कि 3 लाख में से 2,10,000 का क्लेम एक्सेप्टेबल है। तो सबसे पहले देखो इसका एक स्टेप बनाते हैं। हमारी फैक्ट्री में आग लगती है, नुकसान होता है, तो हमारे लिए तो पूरे 3 लाख का नुकसान हो गया। ठीक है, किसका नुकसान था, गुड्स का, मतलब परचेजेस रखी हुई थी। अब ओपनिंग क्लोजिंग तो थी नहीं, तो स्टॉक ले नहीं सकते, फिर से परचेज लेंगे, फिर से परचेज को क्रेडिट करेंगे। तो यहां जब मैं क्रेडिट करने वाला हूं तो जाहिर सी बात है हमारी जो नंबर 7 की एंट्री चलेगी वो चलेगी लॉस बाय फायर, यानी यहां जो मेरा नुकसान हुआ वो लॉस बाय फायर से हुआ है। देखो, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, अगर फायर से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो इसका मतलब मेरे लॉस का नाम होगा लॉस बाय फायर। पहले जब चोरी हुए थे तो मैंने नाम दिया था लॉस बाय थेफ्ट। ठीक है, इन अकाउंट्स का ध्यान रखिएगा। तो यहां मैंने लॉस बाय फायर की बात करी तो कितना का नुकसान हुआ, पूरे 3 लाख से तो डेबिट कर दो आप अपने लॉस बाय फायर को, और इतने ही अमाउंट से परचेजेस को क्रेडिट कर दो। तो 3 लाख से हमारे पास हो गया गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब ये गुड्स हमारे फायर से नुकसान हो गए तो हमारी एंट्री यहां नहीं रुकेगी, तो इसका मतलब मैं यहां पे अगर 0.1 लिख दूं तो इसकी एक और एंट्री बाकी है, कौन सी, इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट होने की। ठीक है, अब हमने इंश्योरेंस क्लेम के लिए कंपनी पे इंश्योरेंस लगाना पड़ेगा। तो इसके 2 तरीके हैं, या तो मैं पहले सारे के सारा क्लेम कंपनी पे लगा दूं और फिर एक्सेप्टेंस की एंट्री बताऊं, या मैं डायरेक्ट एक्सेप्टेंस और लॉस की एंट्री बता सकता हूं। मतलब 3 लाख में से 2,10,000 का क्लेम एक्सेप्ट हुआ तो 90,000 का नुकसान रह गया, तो मैं डायरेक्ट अगर इसकी एंट्री करूं, इसमें मुझे 90,000 का लॉस भी दिखाना है, 2,10,000 का क्लेम भी एक्सेप्ट होकर दिखाना है, तो मेरी एंट्री क्या हो सकती है, राइट। तो सबसे पहले आपके पास अगर 2 केस हैं, ठीक है, तो मैं यहां पे अगर एक केस उठाता हूं कि जो मेरा लॉस हुआ था मैंने पूरा की पूरा इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर डाल दिया, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर ऑफ माय क्लेम, कितना, पूरा 3 लाख का क्लेम मैंने डाल दिया टू लॉस बाय फायर, 3 लाख। और नेक्स्ट एंट्री के अंदर ही जब मैं अपनी 3rd एंट्री कर रहा हूंगा, यहां पे नरेशन डाल देंगे हम कि द क्लेम हैज बीन मेड ओवर इंश्योरेंस कंपनी, कंपनी के ऊपर हमने क्लेम पुट ऑन किया है, और जैसे ही कंपनी ने आपका क्लेम एक्सेप्ट किया तो हमारी एंट्री क्या होगी, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। इसका मतलब इंश्योरेंस क्लेम जो एक्सेप्ट हुआ है वो है 2,10,000 का, लॉस हमारा कितना रहेगा 90,000 का, जो जिसकी भरपाई नहीं है
और 3 लाख की हमारी हो गई इंश्योरेंस कंपनी की बात। मतलब इंश्योरेंस कंपनी द क्रेडिट द गिवर ऑफ 3 लाख क्लेम, इसने दिया 2,10,000 का क्लेम है, और जो बचा 90,000 दैट रिमेन्स कंप्लीट लॉस टू अस। ये तो जाहिर सी बात है, इंश्योरेंस कंपनी कभी भी पूरा क्लेम आपको देती नहीं है। दे यूज्ड टू मेक इंस्पेक्शन, दे यूज्ड टू रिड्यूस द लेवल ऑफ लॉस, और फिर आपको जितना क्लेम एक्सेप्टेबल होता है उतना आपको दे देती है। ठीक है, अब ये तो बात क्लियर है कि थोड़ी सी भरपाई तो आपकी हो ही गई इंश्योरेंस क्लेम के रूप में कि 3 लाख में से 2,10,000 मतलब 70% तक का क्लेम आपको मिल गया। ठीक है, तो मेरी एंट्री क्या हो गई? इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट 2,10,000, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट 90, टू इंश्योरेंस कंपनी 3 लाख। अब मैं इन दोनों एंट्री को ना एक साथ भी कर सकता था, पता है कैसे? इन दोनों एंट्री करने के लिए मुझे ध्यान रखना है कि आपके पास एक सिंगल एंट्री की अगर मैं बात करूं, राइट, यानी अगर मैं 7th की सेकंड एंट्री परफॉर्म करता तो मैं सीधा सीधा कर देता आपके पास इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। क्योंकि देखो, इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कंपनी कट गया, 3 लाख इज गॉन, तो मेरी एंट्री में इसको टाके नीचे ले आता। तो अगर मुझे एक कंपाउंड सिंगल एंट्री करनी होती तो मैं लिखता इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट विथ 2,10,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी जो लॉस मेरा रह गया डेबिट 90,000 टू लॉस बाय फायर 3 लाख। मतलब इन दोनों की कंबाइन एंट्री मैंने कर दी ये, राइट। ये हमारी 7th नंबर की एंट्री है जिसके अंदर एक चैलेंज था कि आपके गुड्स डिस्ट्रॉय हुए थे फायर में और आपने एक इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम पुट ऑन किया, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए? तो हमने सबसे पहले तो लॉस रजिस्टर करने की एंट्री करी, लॉस कितना हुआ हमने एनालाइज किया, लॉस बाय फायर टू परचेज 3 लाख। ठीक है, जब लॉस बाय फायर टू परचेजेस किया 3 लाख का लॉस आया तो यही लॉस हमने इंश्योरेंस कंपनी पे लगा दिया। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर 3 लाख। तो इंश्योरेंस कंपनी ने जैसे क्लेम लिया, इंस्पेक्शन हुआ, तो उन्होंने एक्सेप्ट कितना किया? 2,10,000 का। तो हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या हुई? इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट 2,10,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 90, टू इंश्योरेंस कंपनी 3 लाख रुपीज। इसकी कंबाइंड एंट्री हमने यहाँ पे उठा के कर दी। तो आपके पास दोनों तरीके से मैंने आपको बताया है कि आप एंट्री कैसे कर सकते हैं, और हमने 7th नंबर की एंट्री को अंजाम दे दिया। आई होप 7 एंट्रीज आर क्लियर टू यू। लेट्स स्विच टू एंट्री नंबर 8। चलो थोड़ा सा जगह बनाते हैं, लेट्स रब समथिंग मूव क्विक। अब बात करते हैं हम अपनी एंट्री नंबर 8 की। लिखा है आपके पास इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 5 लाख was due for 6 months. Rate of interest is 12% per annum. यहां इंटरेस्ट जो है बैंक लोन का वो 5 लाख का बैंक लोन था, उस पर 6 महीने का इंटरेस्ट ड्यू है अभी। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, बैंक लोन 5 लाख है। तो अगर मुझे इंटरेस्ट की वैल्यू निकालनी है तो लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू फर्स्ट। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन that is 5 lakh of bank loan multiply by 12% of rate of interest for 6 months will be 1 2 3 4 30,000। ओके, सो अमाउंट हमारा 30,000 आ रहा है, तो इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए? एंट्री से पहले इसका एक मतलब भी बता दूं। सिंस आपका इंटरेस्ट ड्यू हो गया तो बैंक क्या करेगा? उससे अपने प्रिंसिपल में एड ऑन कर लेगा। आपने पे तो किया नहीं, अब ये क्या होगा? ये इंटरेस्ट क्यूमुलेट होगा, क्यूमुलेट होकर बढ़ता जाएगा। तब जब कोई भी पर्सन बैंक लोन लेता है तो उसके लिए चुकाना इतना आसान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे एड ऑन होते होते, क्यूमुलेट होते होते प्रिंसिपल के अमाउंट को इतना बड़ा बना देता है कि हमारे लिए आगे पे कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये तभी होता है स्टूडेंट जब हम अपनी पेइंग कैपेसिटी को इतना नहीं रख पाते हैं कि हम अपनी इंस्टॉलमेंट्स को या इंटरेस्ट को ऑन टाइम रेगुलरली पे कर पाए। ये जरूरी है आप सबके लिए कि अगर कभी भी हम या हमसे बड़ा कोई लोन लेता है तो द इंस्टॉलमेंट्स मस्ट बी रेगुलरली पेड ऑफ, इंटरेस्ट मस्ट बी ड्यूली मेट, वरना इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होगा, प्रिंसिपल में एड ऑन होता जाएगा, प्रिंसिपल से लोन का अमाउंट बढ़ता जाएगा, लायबिलिटी हमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और इन फ्यूचर
it can be much more dangerous to our financial security. Okay? तो यहां अगर मैं एंट्री पास करता हूं तो हम एंट्री जो होगी वो होगी इंटरेस्ट ऑन लोन, सिंस इट्स एन एक्सपेंस फॉर अस, तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो गया, तो हमने एंट्री पास कर दी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, और अमाउंट आपके पास है 30,000। इसका मतलब अब जो लोन का अमाउंट होगा वो 5 लाख नहीं होगा, वो हो जाएगा 5,30,000, जिसमें इंटरेस्ट भी प्लस हो गया। बैंक अपना पैसा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा आपके लिए, तो इसलिए बेहतर यही है कि आप अपना इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल टाइमली पे ऑफ करते रहो, इंस्टॉलमेंट्स पे ऑफ करते रहो। ओके, ये हमारी 8th नंबर की जर्नल एंट्री। लेट्स कम टू द 9th वन। अब देखिए स्टूडेंट्स, 9th और जो 10th है इनमें एक सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी क्या, अभी बताता हूं। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बेसिकली प्रीमियम पेड अपॉन द लाइफ ऑफ द ओनर। ओनर की लाइफ पे किया गया खर्चा ओनर का पर्सनल एक्सपेंस माना जाता है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? अगर ओनर की लाइफ पे ओनर का एक्सपेंस है तो ओनर का पर्सनल एक्सपेंस हुआ, और पर्सनल एक्सपेंस क्या होता है? कॉन्सेप्ट पढ़े थे ना आपने, एनी अमाउंट मेड और विड्रॉन बाय ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज विल बी यस ड्रॉइंग्स। तो यहां अगर मैंने ड्रॉइंग्स की बात करी है तो इनकम टैक्स जो है वो भी आपके ओनर की पर्सनल इनकम पे किया हुआ टैक्स है। तो मार्क माय वर्ड स्टूडेंट्स कि अगर यहां पे इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम मिला या इनकम टैक्स जैसा वर्ड मिला, दोनों का मतलब ड्रॉइंग्स होता है, इसका ध्यान रखना। तो यहां अगर मैं 9th नंबर की एंट्री करता हूं तब भी मैं यहां पे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं लिखूंगा, सीधे सीधे ड्रॉइंग्स लिख दूंगा। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट हो जाएगा 20,000। ओके, एंड देन 10th अगेन इनकम टैक्स पेड, तो ये भी क्या हो जाएगा? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू। अब मान लो अगर मैंने चेक में पे किया होता, बाय चेक, तो चेक के लिए हम क्या शो कर देते? बैंक अकाउंट सीधा सीधा, और अमाउंट हो जाता, अरे एक जीरो बढ़िया, 6,000 डेबिट 6,000 क्रेडिट। नरेशन दोनों में सेम आ जाती, ड्रॉइंग्स वर मेड बाय द ओनर। ये हमारी 10 ट्रांजैक्शंस हुई हैं स्टूडेंट्स, और ये 10 ट्रांजैक्शंस आपके लिए बड़ी जरूरी थी जानना, क्योंकि इनके बिना जर्नल पूरा नहीं होता है। और ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जब भी इस तरह की ट्रांजैक्शंस आती हैं, आपके सारे अकाउंट्स प्रॉपर्ली रिवील होने चाहिए, आपको पता होने चाहिए कौन सा अकाउंट को डेबिट करना है, कौन सा क्रेडिट करना है। और ये तभी पॉसिबल है जब आपके गोल्डन रूल्स आपके दिमाग में होंगे, डेबिट क्रेडिट का इंपॉर्टेंस आपको पता होगा, जर्नल का फॉर्मेट पता होगा, और जर्नल की प्रैक्टिस आपकी थोरो होगी। ठीक है, तो ये सेशन मेरा जो था नो डाउट थोड़ा छोटा था पर इंपॉर्टेंट बहुत था। इन्हीं एंट्री से ही, पूरी जर्नल से ही, जो तीनों सेशन मैंने आपके लिए हैं, इन्हीं के थ्रू ही हम अपने नेक्स्ट सेशंस पर आएंगे जो आपसे जुड़े हुए हैं, दैट इज लेजर, सब्सिडियरी बुक्स एंड फोर्थकमिंग चैप्टर्स। तो जितने भी चैप्टर्स आपके आएंगे, अब उन सब में आपको जर्नल को बहुत दिमाग में रखना है, ध्यान से अपनी पूरी प्रोसेसिंग करनी है अकाउंटिंग की, और अपने सारे सॉल्यूशंस निकालने हैं। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स मीट यू विद द अनदर सेशन। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। हैव अ वंडरफुल मोमेंट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। टेक केयर, सी यू, बाय बाय। हमारी फैक्ट्री में आग लगती है।